नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों, अभी हम डेली शाम को हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। तो जो आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट है, इसके अंदर बेसिकली दो सेक्शन है, जिसमें कि आपका पहला सेक्शन है हॉस्पिटल फार्मेसी का और जो दूसरा सेक्शन है वो है आपका क्लिनिकल फार्मेसी का। तो जो हमारा दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी का सेक्शन है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अंदर आज हम 3 चैप्टर का टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है ड्रग इंफॉर्मेशन एंड ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और इसके अलावा सर्जिकल सप्लाई और कंप्यूटर्स इन फार्मेसी। तो दोस्तों, इसी 3 चैप्टर के साथ जो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का सेक्शन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, कल से हम क्लिनिकल फार्मेसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, जो आपका क्लिनिकल फार्मेसी है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम चाहें तो एक दिन के अंदर भी पूरा इसको फिनिश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको हम 2 दिन के अंदर फिनिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। तो दोस्तों, जो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी है इसके अंदर बस केवल 2 से 3 चैप्टर ही ऐसे हैं जो चैप्टर बड़े बड़े हैं दोस्तों, और इसके अलावा बाकी सब चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो वहाँ से ज़्यादा टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा कंप्यूटर्स इन फार्मेसी भी आज हम करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए, हमारे सामने पहला सवाल आ गया है कि DIB स्टैंड्स फॉर। यहाँ दोस्तों यहाँ पर DIB लिखा है, तो DIB का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते रहें कि इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ड्रग इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ड्रग इंस्पेक्टर ब्यूरो और नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, जो हमारा DIB है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। या दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि DIB का मतलब क्या होता है। DIB का मतलब होता है ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो चलिए, अब इसके बाद अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, और इस पर क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आते हैं, और जो भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है अगर वहाँ पर ड्रग इंफॉर्मेशन वाला अगर वहाँ पे चैप्टर है तो उसमें ये क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा, 100% आएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड इनटू। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है या फिर ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अंदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम उसको कितने पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको कि हम प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्सरी सोर्स में डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पर प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है और आपका टर्सरी सोर्स क्या होता है, मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, और इसमें पूछा है कि DIC स्टैंड फॉर, यानी कि DIC का मतलब क्या होता है। तो जो हमारा DIC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। तो इसमें दिया है कि ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट, ड्रग इंस्पेक्शन कमेटी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा DIC का मतलब होता है वो होता है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा पहला वाला आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा है कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है। तो दोस्तों, जो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है बेसिकली जो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है ये प्रेजेंटेड किया जाता है ऑथर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो भी कोई बड़ा राइटर हो गया उसने कोई मेडिकल की बुक लिखी तो वो आपका प्राइमरी सोर्स हो गया। और दोस्तों, जो ये आपका सोर्स होता है उसका कोई भी इवैल्यूएशन नहीं किया जाता है, यानी कि जो आपका बुक लिखा गया है ऑथर के द्वारा उसके अंदर जो भी मैटर लिखा गया है वो सब मैटर सही है या फिर नहीं है, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होता, इवैल्यूएशन इसका नहीं किया जाता है। और इसके अलावा इसमें लिखा है सेकेंडरी सोर्स। तो जो हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जिस भी ऑथर ने बुक को लिखा है दोस्तों उसकी बुक को किसी सेकेंड पार्टी के द्वारा इवैल्यूएट किया जाता है, और उसके बाद जो चीज़ें उसके अंदर सही हैं या फिर गलत हैं उन सभी चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है, और उसके बाद जो चीज़ें पब्लिश की जाती हैं
वो सब आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। इसके अलावा इसमें टर्सरी सोर्स लिखा है, तो इसमें टर्सरी सोर्स क्या होता है मैं भी दोस्तों मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि इसका टर्सरी सोर्स क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा प्राइमरी सोर्स है और जो हमारा सेकेंडरी सोर्स है, इन दोनों से जो भी इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है और उसके बाद दोस्तों उसको एक सिस्टमिक मैनर के अंदर उसको अरेंज कर दिया जाता है, उसी को हम टर्सरी सोर्स कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि प्राइमरी सोर्स क्या है, इसके अलावा सेकेंडरी सोर्स क्या है और टर्सरी सोर्स क्या है। जो हमारा प्राइमरी सोर्स है दोस्तों, ये बेसिकली जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन विदाउट इवैल्यूएशन को हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी सोर्स के अंदर क्या है, जो भी हमारा डेटाबेस था, इंफॉर्मेशन था, उसको किसी सेकेंड पार्टी के द्वारा वेरीफाई किया गया और उसके बाद प्राइमरी और जो आपका सेकेंडरी सोर्स दिया है, इसको हमने सिस्टमिक वे के अंदर रख दिया, तो उसी को हम टर्सरी सोर्स कहते हैं। तो अब चलिए इसके बाद अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ गया है। तो अब इसके बाद यहाँ पूछा कि ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इज पब्लिश्ड बाय। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको पब्लिश कौन करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में करके दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब यहाँ पे दिया है कि पीटीसी, डीआईसी, आईसीएमआर एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो जो हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको दोस्तों डीआईसी पब्लिश करता है, यानी कि डीआईसी का मतलब आपको पता चल गया होगा ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो जो हमारा डीआईसी होता है ये ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पब्लिश करता है। बाकी यहाँ पर पीटीसी दिया है, पीटीसी का मतलब क्या होता है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। और यहाँ पे आईसीएमआर लिया दोस्तों यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है। ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसको डीआईसी पब्लिश करता है, यानी कि हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अब चलिए इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिप्लोमा फार्मेसी ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आया था। तो अब इसमें दिया कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन ऐसे ही लिख के आ सकता है। तो अब यहाँ पर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताना है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर निकल के आता है वो होता है जर्नल। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज जर्नल। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पर सही आंसर है वो है जर्नल। और अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप सीधे जर्नल वाले को क्लिक कर देंगे या फिर उसको टिक कर देंगे, क्योंकि हमारा यही सही आंसर है। तो अब इसके अलावा दोस्तों प्राइमरी सोर्स के और क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें जर्नल लिखा हुआ है, इसके अलावा कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा हुआ है। दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, ये बेसिकली जब कोई बड़ा ऑथर होता है, लेखक होता है, और वो अपने पेपर्स को दोस्तों रिसर्च पेपर को जब वो पोस्ट के द्वारा कहीं भेजता है दोस्तों, तो उसी को कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। और यहाँ पर थीसिस लिखा हुआ है और कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें प्राइमरी सोर्स होती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जर्नल, कॉरेस्पॉन्डेंस, थीसिस, कॉन्फ्रेंस जो है ये सभी प्राइमरी सोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो आपको बताना है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा है, हैंडबुक्स लिखा है, टेक्स्ट बुक लिखा है। तो ये सभी हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। आप इस बात को याद रखेंगे कि आर्टिकल्स, हैंडबुक, टेक्स्ट बुक ये सभी जो है ये सभी हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा है कि टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यह बताना है कि आपको यहाँ बताना है कि टर्सरी सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन या फिर टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है। तो अब इसमें लिखा है इंसाइक्लोपीडिया, डेटाबेस, रिव्यू आर्टिकल। तो दोस्तों ये सब हमारा टर्सरी सोर्स होता है, क्योंकि जो हमारा टर्सरी सोर्स है इसको हम प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स दोनों से कलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको एक सिस्टमिक मैनर के अंदर इसको हम अरेंज कर देते हैं, वही हमारा टर्सरी सोर्स होता है। तो अब चलिए इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इज प्रोवाइडेड बाय। जी हाँ दोस्तों,
जो हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको किसके द्वारा प्रसारित या फिर उपलब्ध कराया जा सकता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए फिजिशियन, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि जो हमारा सही आंसर है वो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यानी कि जो भी ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा ही प्रोवाइड या फिर पब्लिश किया जाता है। तो अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आपके आते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो अब इसके बाद जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन बना है, ये बना है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा बना है सर्जिकल वाले चैप्टर से, सर्जिकल सप्लाई। तो अब इसके अंदर पूछा कि सर्जिकल ड्रेसिंग आ रही है दोस्तों। अब आपको बताना है कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स बेसिकली होती क्या है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग, एब्जॉर्बेंट, बैंडेज, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो भी हमारा प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग है, ये इसके अलावा एब्जॉर्बेंट है, बैंडेज है, ये सभी हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग में आते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग, एब्जॉर्बेंट, कॉटन, बैंडेज, ये सभी हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग के एग्जाम्पल हो गए हैं। तो अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर पूछा है कि द फाइबर ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन टर्न विद यहाँ पर लिखा है आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा कॉटन होता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है, आपका मेडिकल कॉटन होता है, जिसका यूज दोस्तों हम ड्रेसिंग करने में करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन। तो दोस्तों जो हमारा एब्जॉर्बेंट कॉटन है, अगर हम उसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, यहाँ पे लिखा है जिंक क्लोराइड प्लस आयोडीन के साथ। जिंक क्लोराइड आपका ZnCl2 हो गया, प्लस आयोडीन और आपका एब्जॉर्बेंट कॉटन। तो दोस्तों अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं लैब के अंदर, तो अब इसके अंदर दिया था फाइबर ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन। जी दोस्तों, जो भी हमारा कॉटन है, रुई है, जो उसके फाइबर हैं उनका कलर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है उसका कलर बेसिकली वाइट होता है, लेकिन अगर उसका रिएक्शन हम कराएंगे जिंक क्लोराइड प्लस आयोडीन के साथ में, तो जो उसका कलर होगा वो आपका वायलेट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन दिया गया है वो है वायलेट कलर। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर पूछा है कि सिंकिंग टाइम ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन शुड बी। या दोस्तों हमने एक पानी का गिलास लिया और उसके अंदर पानी भर दिया। तो अब यहाँ पे लिखा है सिंकिंग टाइम का मतलब क्या होता है, सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारा एब्जॉर्बेंट कॉटन है वो कितने टाइम में डूब जाना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा सिंकिंग टाइम होता है एब्जॉर्बेंट कॉटन का, वो आपका लेस देन 10 सेकेंड होना चाहिए, यानी कि 10 सेकेंड के अंदर वो आपका डूब जाना चाहिए, बॉटम पे आ जाना चाहिए। तो ये हमारा सिंकिंग टाइम ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है वो हमारा 10 सेकेंड से कम का होना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है और इसके अंदर पूछा है कि 1 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन रिटेन नॉट लेस देन। दोस्तों रिटेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपने अंदर बनाए रखना या फिर सोखना, जिसको आप बोल सकते हैं। तो जो हमारा एब्जॉर्बेंट कॉटन है यानी कि रुई है, वो कितने ग्राम पानी को सोख सकता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा रुई है, कॉटन है, वो कितना है, वो केवल 1 ग्राम है, यानी कि 1 ग्राम कॉटन जो हमारा है वो कितने ग्राम पानी को दोस्तों वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन रिटेन नॉट लेस देन। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन दोस्तों दिया है वो दिया है 23 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आ गया है, ये आ गया है हमारा कंप्यूटर्स इन फार्मेसी। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस समय कंप्यूटर्स का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। दोस्तों आजकल कंप्यूटर्स का यूज हर जगह हो रहा है। तो ये टॉपिक दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर कुछ भी बताने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके 1-2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इन हॉस्पिटल द कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन। तो दोस्तों जो भी हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को चलाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर कितने स्टाफ है, कितने पैरामेडिकल स्टाफ है, कितने डॉक्टर हैं, इसके अलावा दोस्तों जो भी उनकी सैलरी है, अकाउंटिंग है, वो सब मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका बिल बनाना हो गया, इनवॉइस बनाना हो गया, इसके अलावा जो भी परचेजिंग हो गया, सेल हो गया, इसके अलावा फार्मेसी के अंदर दोस्तों जो भी आपका सेल हो रहा है उन सभी का इनवॉइस बनाने के लिए भी दोस्तों आपका कंप्यूटर का यूज होता है। इसके अलावा पेशेंट रिकॉर्ड, यहाँ दोस्तों इस समय आपका प्रिस्क्रिप्शन भी आपका प्रिस्क्रिप्शन भी पेन और कॉपी से नहीं लिखा जाता है, वो भी आपका ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर में ही आपको दोस्तों उसको टाइप करके दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये सभी कंप्यूटर्स का आजकल यूज हो गया है कहाँ पे, हॉस्पिटल के अंदर। तो अब इसमें लिखा है पेशेंट रिकॉर्ड। जहाँ दोस्तों जो भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं उनका रिकॉर्ड यानी कि नेम, एड्रेस, मेल, फीमेल, सेक्स, जो दोस्तों जो भी उनका रिकॉर्ड होता है वो सभी कंप्यूटर के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। तो ये सभी कंप्यूटर्स के यूज हैं इन हॉस्पिटल में। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है और उसमें पूछा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। यहाँ दोस्तों यहाँ भी बेसिकली वही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर भी आपका वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा है। तो इसमें दिया है कि कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन या फिर यूजेस क्या है फार्मेसी के अंदर। तो इसमें दिया है कि ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस। यहाँ दोस्तों जो भी आपका ड्रग इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपका कंप्यूटर के डेटाबेस में ही सेव रहता है। और इसके अलावा लिखा है कि ड्रग यूज रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे ड्रग हैं उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इसके अलावा दोस्तों उनका एडवर्स रिएक्शन क्या है, जो भी उसके बारे में डोज हो गया, तो ये सभी भी चीज़ें जो हैं ये सभी आपके कंप्यूटर डेटा में फिट रहती हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर रहता है। और यहाँ पर लिखा है ड्रग मैन्युफैक्चर एंड क्वालिटी कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं दोस्तों वो सभी कंप्यूटराइज मशीनें होती हैं, उनके अंदर प्रोग्राम को हम फिट कर देते हैं। और दोस्तों जो प्रोग्राम हम उसके अंदर फिट करते हैं उसके अनुसार दोस्तों वही आपका टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर जो भी डोजेज फॉर्म बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बनता है दोस्तों वो सभी ऑटोमेटिक बनता रहता है। और यहाँ पे लिखा है क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ दोस्तों जो भी हमारी बड़ी बड़ी लैब्स हो गई दोस्तों वहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर्स लगे होते हैं और वहाँ पे और दोस्तों जो उनका CPU होता है उसके अंदर स्पेशल प्रोग्राम भरे होते हैं जो कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल को उसको रेगुलेट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आजकल कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का यूज हर जगह हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी ख़त्म हो गया। अब कल से हम क्लिनिकल फार्मेसी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि फंक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। यहाँ दोस्तों जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि टेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। यहाँ दोस्तों जो भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया उसका पूरा हिस्ट्री लेना कि उसके पहले दोस्तों उसका ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा था, इसके अलावा ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी मेडिसिन यूज की जा रही थी, इन सभी चीज़ों का हिस्ट्री लेना होता है। तो टेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। अब इसके अलावा दोस्तों इसमें आगे लिखा है कि पेशेंट एजुकेशन। या दोस्तों जो भी आपका पेशेंट है उसकी कोई सर्जरी होने वाली है या फिर उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो दोस्तों उसके बारे में उसको समझाना भी होता है यानी कि पेशेंट की काउंसलिंग करना होता है। तो ये सभी भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट के कार्य होते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि पार्टिसिपेशन इन ड्रग यूटिलाइजेशन सर्विसेज। यहाँ दोस्तों जो भी दोस्तों आप समझिए कि जो भी कोई न्यू मेडिसिन आ रही है दोस्तों उसका स्टडी करना और उसके अलावा उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना भी दोस्तों क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन दोस्तों दिया है वो दिया है ऑल ऑफ द अबव का। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हॉस्पिटल फार्मेसी का जो हमारा सेक्शन है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का वो आज से समाप्त हो गया है। और दोस्तों इसके बाद कल से हम क्लिनिकल फार्मेसी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जो आपका क्लिनिकल फार्मेसी है इसको हम 2 से 3 वीडियो में इसको हम ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस। और दोस्तों ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी हम 2 से 3 वीडियो के अंदर पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो भी चैप्टर उसके अंदर दिया है उसके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और जो आपका फार्माकोलॉजी का दोस्तों सब्जेक्ट है वो फार्माकोलॉजी का भी आपका सब्जेक्ट बहुत ही जल्द पूरा करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, साथ में शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।